जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, एसएससी एमटीएस परीक्षा 2023 हवलदार का जो आपका एग्ज़ाम होना है, उसके लिए हमने जीके की मॉक टेस्ट सीरीज शुरू की थी। तो उसके लिए एक और मॉक टेस्ट में लेके आया हूँ जीके का। तो 25 प्रश्नों का अभ्यास करेंगे इसमें, जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। दोस्तों, इससे पहले मैं आपको बताऊं कि हमने साइंस के लिए भी मॉक टेस्ट सीरीज़ शुरू की है। साइंस की मॉक टेस्ट जो शाम को अपलोड होती है, रात को लगभग 8 बजे मैंने उसको अपलोड किया था। तो आप जाके साइंस के प्रश्नों का अभ्यास कर सकते हैं। और भी कोई एग्ज़ाम जो आप देने वाले हैं, एक एग्ज़ाम बीएसएफ के बारे में है कुछ का, तो इसके मॉक टेस्ट सीरीज़ मैं आपको जल्दी शुरू कर दूंगा। जब तक भी बीएसएफ का एग्ज़ाम होगा, एक बार मैं उसको देख लूँ, मतलब डेट क्या है उसकी। उसके बाद में देखो, यूपी पुलिस के बारे में आप लोग बोल रहे हैं, अभी यूपी पुलिस का कोई मतलब नोटिस नहीं है, तो इसलिए हम यूपी पुलिस की तैयारी नहीं करेंगे। हाँ, बीएसएफ की मॉक टेस्ट आपको जल्दी शुरू कर दिए जाएंगे। और भी कोई एग्ज़ाम जो आप देने वाले हैं, जिसकी आप प्रैक्टिस चाहते हैं मॉक टेस्ट के द्वारा, तो आप लिख सकते हैं। यूपी पुलिस फ़िलहाल नहीं होगा, क्योंकि इसका कोई नोटिस नहीं है। लेकिन हाँ, बीएसएफ के लिए मैं आपको मॉक टेस्ट ज़रूर शुरू कर दूंगा, तो मेरे साथ बने रहिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि ये मॉक टेस्ट सीरीज़ आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। 25 प्रश्नों का अभ्यास करते हैं। कौन से वे 25 प्रश्न हैं आज के एग्जाम में। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। क्या कहा गया है? पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों, पेनिसिलिन दुनिया की पहली एंटीबायोटिक थी, और इसका आविष्कार जो किया गया था वो किसने किया था? तो दोस्तों, सही जवाब होगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा पेनिसिलिन का आविष्कार किया गया था। और ये पेनिसिलिन किससे बनी थी? कवक से बनी थी। ठीक है, पेनिसिलियम नोटेटम एक कवक था, इससे ये बनाई गई थी। याद रखना, इसके द्वारा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यहाँ पे लिखा गया है टोरिसेली। क्या आपको पता है कि बैरोमीटर जो बनाया था वो टोरिसेली ने बनाया था? बैरोमीटर, जिससे हम वायुमंडल का दाब मापते हैं, ये किसने बनाया था? टोरिसेली ने बनाया था। आप याद रखना, इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है। क्लियर दोस्तों? चलिए अगले क्वेश्चन की और चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 2, क्या कहा गया? प्रतिभा रे को किस भाषा के क्षेत्र में काम करने के लिए ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है? दोस्तों, प्रतिभा रे को जो ज्ञानपीठ अवार्ड मिला वो उड़िया भाषा के लिए दिया गया है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। उड़िया भाषा, प्रतिभा रे। ठीक है, 2011 में इनको ये अवार्ड मिला था, ये आप याद रखिएगा। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि ज्ञानपीठ अवार्ड भारत में ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ज्ञानपीठ अवार्ड साहित्य का अवार्ड है। भारत में सर्वोच्च साहित्य सम्मान वो ज्ञानपीठ अवार्ड है। और सबसे पहला ज्ञानपीठ अवार्ड ये 1965 में मिला था जी शंकर कुरूप को। मलयालम भाषा के लेखक थे जी शंकर कुरूप, इनको दिया गया था सबसे पहला ज्ञानपीठ अवार्ड। याद रखना, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और ये कितनी भाषाओं के लिए मिलता है? तो ये 23 भाषाओं के लिए मिलता है। ठीक है, 23वीं भाषा आपकी अंग्रेजी है इसमें, तो आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा, मतलब 2011 के अनुसार, वो है आपकी हिंदी। लगभग 43.63% आबादी भारत की क्या बोलती है? आपकी हिंदी बोलती है। तो ये परसेंटेज आप याद रखिएगा। ये क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है कि 2011 के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा जो भाषा बोली जाती है वो कौन सी है? तो वो हिंदी है, आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वैसे मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, अगर आपसे पूछा जाए कि फिलोलॉजी क्या होता है, दोस्तों भाषाओं का अध्ययन फिलोलॉजी कहलाता है। याद रखना, पूछ सकता है आपके एग्जाम में कि फिलोलॉजी क्या है? भाषाओं का अध्ययन फिलोलॉजी है। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन संख्या 3, क्या कहता है हे फीवर क्या है? दोस्तों, हे फीवर जो होता है क्या है आपका? तो ये एक प्रकार की एलर्जी होती है, सीजनल एलर्जी होती है। याद रखना, नाम के लिए फीवर है, लेकिन ये सीजनल एलर्जी होती है। मतलब मौसम बदलते समय आपको छींकें आने लगेंगी, धूप में जाने से आपको छींकें आएंगी, अगर आप धूल में गए तो आपको छींकें आएंगी। तो ये आपकी एक एलर्जी होती है, इसको बोलते हैं हे फीवर। ठीक है, एलर्जिक राइनाइटिस इसको कहा जाता है, ये आप याद रखिएगा। ये किससे होता है? जैसे आपके नाक में पॉलीग्रेन चले गए, धूल के कण पहुंच गए, तो उससे आपको ये हो सकता है। ठीक है, आप याद रखना, इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। देखो, यहाँ पे लिखा गया है वृद्धावस्था। अगर कभी क्वेश्चन आए कि जीरोंटोलॉजी क्या होता है, जीरोंटोलॉजी क्या है, तो ये आप याद रखना, जीरोंटोलॉजी ये वृद्धावस्था का अध्ययन होता है। जीरोंटोलॉजी क्या है? वृद्धावस्था का अध्ययन जीरोंटोलॉजी कहलाता है। आप याद रखना, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो हे फीवर क्या था? एक एलर्जी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन संख्या 4, निम्नलिखित में से कौन सी बात ब्रायोफाइटा के बारे में सत्य नहीं है? ना, ब्रायोफाइटा, पहला तो आप याद रखना, ब्रायोफाइटा वर्ग के जो पौधे होते हैं ये वाटर और लैंड दोनों पे आ सकते हैं।
मतलब ब्रायोफाइटा में जो भी प्लांट्स आते हैं ये जल और थल दोनों में उग सकते हैं, मतलब ये उभयचर हैं। ठीक है, उभयचर मतलब ये एम्फीबियन होते हैं। क्लियर। अब इसके मतलब पढ़ते हैं कौन कौन से कथन है। प्रमुख चरण गेमोफाइट्स होता है, ये बिल्कुल सही है आपका। अच्छा, हाँ ये सही है। पौधे का मुख्य शरीर अगुणित होता है, ये भी सही है। बीजाणु होमोस्पोरस होते हैं, ये भी सही है। फूल मौजूद होते हैं, ये गलत है। दोस्तों ब्रायोफाइटा में फूल मौजूद नहीं होते। ब्रायोफाइटा जो होता है क्रिप्टोगैमस होता है, याद रखना। ब्रायोफाइटा क्रिप्टोगैमस होता है। क्रिप्टोगैमस का मतलब क्या है कि ऐसे पौधे जिसमें फल और बीज नहीं आते, वो क्रिप्टोगैमस होते हैं। तो ब्रायोफाइटा जो है इसमें फूल मौजूद नहीं होते क्योंकि ये क्रिप्टोगैमस होता है। तो यही आपका मतलब सच नहीं है, ये आपका गलत कथन है। तो ये आपका ऑप्शन डी इसका सही जवाब बनेगा। ये गलत कथन है, बाकी सब सही है। ठीक है, जरूर याद रखना पादप जगत का एम्फीबियन वो ब्रायोफाइटा होता है। नेक्स्ट है आपका, किस जलीय जानवर में पीछे चलने वाले टेंटेकल्स होते हैं। दोस्तों कौन सा जलीय जीव है जिसमें पीछे चलने के लिए टेंटेकल्स होते हैं, तो इसका सही जवाब होगा जेलीफिश। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। जेलीफिश में जो होते हैं ये आपके टेंटेकल्स होते हैं, आप याद रखना। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया आपका तारा मछली। तारा मछली वास्तव में मछली नहीं होती है, इकाइनोडर्मेटा होती है। ये इकाइनोडर्मेटा में आती है, आप याद रखना, पूछ सकता है आपके एग्जाम में कि तारा मछली कौन से फाइलम में आता है, इकाइनोडर्मेटा। याद रखना। समुद्री घोड़ा इसको बोलते हैं हिप्पोकैम्पस, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, N2 में कितने एकल इलेक्ट्रॉन हैं। दोस्तों नाइट्रोजन में कितने एकल इलेक्ट्रॉन हैं, तो आप याद रखिएगा नाइट्रोजन में एकल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 है। ठीक है, एकल इलेक्ट्रॉन मतलब जिसका पेयर नहीं है, वो 2 हैं इसमें। कैसे आप निकाल सकते हैं, देखो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7। 7 का आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1s2 2s2 और 2p3 यही तो होता है आपका। तो अब पी में कितने आ सकते हैं अधिकतम, पी में अधिकतम आ सकते हैं आपके पी में आएंगे आपके 6। यहाँ पे 3 है पी वाले में, पी वाले में 3 है तो तीनों को एक एक भर दीजिए इस तरह से। तो यहाँ पे आप ध्यान रखना कितने एक इलेक्ट्रॉन बनेंगे, 2 बनेंगे। ठीक है, एल्यूमिनियम नाइट्राइड का रासायनिक सूत्र क्या है। दोस्तों एल्यूमिनियम नाइट्राइड का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है आपका ALN। आप याद रखना ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। क्या आपको पता है कि क्रायोलाइट किसका अयस्क है, क्रायोलाइट किसका अयस्क है, एल्यूमिनियम का अयस्क है क्रायोलाइट। इसका सूत्र क्या होता है, Na3AlF6। क्रायोलाइट का सूत्र याद रखना, ये TCS कई बार पूछती है एग्जाम में, क्रायोलाइट किसका अयस्क है, तो एल्यूमिनियम का। हमारे अर्थ क्लस्ट में मतलब पृथ्वी के धरातल पे सबसे ज़्यादा मात्रा में जो धातु मिलती है वो एल्यूमिनियम होता है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन संख्या 8, इसमें कहा गया है डैश मतलब खाली स्थान में जगह भरना है। आपस में जुड़ी सरकारी, शैक्षणिक, कारपोरेट, सार्वजनिक और निजी कंप्यूटर नेटवर्क की एक वैश्विक प्रणाली है, तो कौन सा है। तो दोस्तों सही होगा इंटरनेट। इंटरनेट एक ऐसी प्रणाली है जिसमें हम मतलब शैक्षणिक, कारपोरेट, निजी नेटवर्क की जानकारी को एक साथ हम जोड़ सकते हैं। सही जवाब है इसका इंटरनेट होता है। ठीक है दोस्तों, आप याद रखना। अच्छा, इंटरनेट का जनक कौन है, बिंटन सर्फ। इंटरनेट का जनक कौन है, बिंटन सर्फ को इंटरनेट का जनक माना जाता है, आप याद रखिएगा, पूछा जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन संख्या 9, जरदोजी कढ़ाई निम्नलिखित में से किसके टाइम में लोकप्रिय हुई थी। दोस्तों जरदोजी कढ़ाई की बात करें तो अकबर के टाइम में जरदोजी ने सबसे मतलब प्रसिद्धि हासिल की थी। ऑप्शन ए अकबर के द्वारा। देखो जरदोजी जो होती है ना, ये कपड़ों पे की जाने वाली कढ़ाई है और इसमें चांदी सोने के तार से कढ़ाई की जाती है, तो ये आप याद रखना। क्या आपको पता है अकबर जो है ये तबला बजाता था, याद रखना अकबर जो है तबला बजाता था और इसने 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही धर्म की स्थापना भी की थी। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी, अकबर ने की थी, याद रखना। सन जरूर याद है, 1582 ईस्वी में। ठीक है, और दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ पे लिखा गया आपका चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक हैं और अशोक मौर्य वंश का तीसरा राजा है, ये भी आप याद रखना। औरंगजेब इसको आलमगीर भी कहा जाता है। जरदोजी कढ़ाई अकबर के टाइम में लोकप्रिय हुई थी। नेक्स्ट है आपका, प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों हम हर साल जो पर्यावरण दिवस सेलिब्रेट करते हैं ये सबको याद होता है 5 जून को मनाया जाता है, ऑप्शन बी। और पर्यावरण दिवस मनाने की शुरुआत 1974 से हुई थी स्वीडन से, याद रखना। स्वीडन से ये पर्यावरण दिवस मनाया गया था 1974 में। ठीक है, वैसे 1972 में सम्मेलन हुआ था, 74 में पहली बार मनाया गया था, याद रखना इसके बारे में। दोस्तों मैं आपको बता दूं भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भी आया था। ये ऑप्शन याद रखिएगा इसकी कि भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लाया गया, तो आप याद रखिएगा भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में लाया गया था। 1986 में भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लाया गया, आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका सीमा शुल्क
सीमा शुल्क निम्नलिखित सरकार नीतियों में से किसका साधन है? दोस्तों जो सीमा शुल्क लगाया जाता है ना, ये एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है, मतलब इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स है, ये तो आप याद रखिएगा। जो देश से बाहर निर्यात और देश में आयात की जाने वाली वस्तुओं पर लगाया जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सरकार की राजकोषीय नीति का हिस्सा है ना। तो ये जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, राजकोषीय नीति का हिस्सा होता है सीमा शुल्क। देश के बाहर जो आयात या निर्यात होता है उस पर लगता है ये ड्यूटी, आप याद रखिएगा। चलो आपके लिए क्वेश्चन पूछता हूँ, आपको बताना है टैरिफ क्या होता है। टैरिफ क्या होता है कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। टैरिफ क्या होता है कमेंट में लिख के बताएं आप। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन संख्या 12, किस प्रकार का रोगजनक जल जनित रोग पोलियोमाइलिटिस पोलियो का कारण बनता है? दोस्तों कहने का मतलब है कि पोलियो का वाहक क्या है, पोलियो किससे होता है? दोस्तों सिंपली आपको पता है कि पोलियो वायरस से होने वाला रोग है, तो ये वायरल डिजीज होता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि जो पोलियो की हम खुराक मुंह से लेते हैं, ये किसने बनाई थी? तो पोलियो की मुंह से ली जाने वाली खुराक बनाई थी आपकी अल्बर्ट साबिन ने। अल्बर्ट साबिन के द्वारा ओरल वैक्सीन बनाई गई है पोलियो की, याद रखना इसके बारे में। और भारत को 2014 में पोलियो मुक्त घोषित किया गया था। भारत कब पोलियो मुक्त घोषित हुआ था? 2014 में, याद रखना, इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है जो ओजोन परत को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है? दोस्तों ओजोन परत का एक ही दुश्मन है, और वो दुश्मन क्या है? CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC ऑप्शन है डी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये ओजोन परत को सबसे ज़्यादा हानि पहुंचाती है, आप याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ओजोन परत जो है ये आपकी समताप मंडल में मिलेगी, समताप मंडल में। और ओजोन परत जो है ये सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रिफ्लेक्ट कर देती है, उनको धरती पर आने नहीं देती। अगर ओजोन परत ना होती तो सूर्य की जो अल्ट्रावायलेट किरणें वो सीधे धरती पर आती, इससे हमें स्किन कैंसर हो सकता था, हमारी आंखों की रोशनी खराब हो सकती थी, हमारी त्वचा में इन्फेक्शन हो सकता था, बहुत सारे कारण हो सकते थे और भी। तो ये आप याद रखिएगा, ओजोन परत का दुश्मन CFC होता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति का नाम बताइए? दोस्तों अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय व्यक्ति थे राकेश शर्मा। 1984 में सोवियत संघ की मदद से ये गए थे। और राकेश शर्मा जो थे दोस्तों, इनके रॉकेट का नाम क्या था? सोयूज T11। सोयूज T11, ये आप याद रखना, सोयूज T11 के द्वारा राकेश शर्मा को अंतरिक्ष में भेजा गया था, इम्पोर्टेंट है। क्लियर दोस्तों, 1984 सन जरूर याद रखिएगा, पूछा जाता है। अच्छा मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया अंतरिक्ष, अगर आपसे कहीं पूछे कि कोस्मोलॉजी क्या होता है, तो अंतरिक्ष का अध्ययन क्या कहलाता है? कोस्मोलॉजी। अंतरिक्ष का अध्ययन कोस्मोलॉजी कहलाता है, आप याद रखना, इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन संख्या 15, निम्नलिखित में से किसे चीन का शोक कहा जाता है, चीन का दुख कहा जाता है, मतलब सोरो ऑफ चाइना कौन सी नदी है? हुआंगो नदी, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। हुआंगो नदी को चीन का शोक कहा जाता है, आप याद रखिएगा। दोस्तों मैं चीन की बात करूं तो चीन जो है इसकी राजधानी है बीजिंग, और बीजिंग को चीन का मैनचेस्टर कहा जाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए चीन की मुद्रा क्या है? रेनमिनबी चीन की मुद्रा है, और दूसरी युआन। तो रेनमिनबी और युआन ये चीन की मुद्रा के नाम हैं, आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। क्लियर, चलिए मैं आपको और बता देता हूँ 2-3 चीज़ें। जैसे आपसे पूछे कि तकला मकान मरुस्थल कहाँ पर है? दोस्तों तकला मकान मरुस्थल चीन में है, तकला मकान मरुस्थल चीन में है, आप याद रखिएगा, पूछा जाता है। और भारत और चीन की नियंत्रण सीमा LAC कहलाती है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। नेक्स्ट है आपका, पश्चिम बंगाल की सीमा निम्नलिखित में से अच्छा किस देश को छोड़कर सबके साथ लगती है? मतलब कौन से देश को छोड़कर पश्चिम बंगाल की सीमा? दोस्तों सिंपल सी बात है, पाकिस्तान से पश्चिम बंगाल की सीमा नहीं लगती है। ठीक है, बाकी बांग्लादेश से, भूटान से, नेपाल से, सबसे लगती है। दोस्तों यहाँ पे मैं बात करूँ पाकिस्तान, इसकी राजधानी है इस्लामाबाद, और पाकिस्तान की संसद को क्या बोलते हैं? पाकिस्तान की संसद को मजलिस शूरा बोला जाता है। ठीक है, मजलिस शूरा पाकिस्तान की संसद है, याद रखिएगा। अच्छा यहाँ पे मैं बात करता हूँ बांग्लादेश, बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, ढाका। और ढाका में एक मुख्यालय है, बिम्स्टेक का मुख्यालय। कभी क्वेश्चन आए कि बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ पर है? ढाका में। और बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका।
बांग्लादेश की मुद्रा टका है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कबड्डी है, याद रखिएगा, बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कबड्डी। और भारत और बांग्लादेश जो है इन मतलब भारत की सबसे लंबी जो सीमा है वो बांग्लादेश के साथ लगती है। लगभग 4096 किलोमीटर लंबी जो सीमा है भारत की वो बांग्लादेश के साथ लगती है, याद रखिएगा। यहाँ पे लिखा गया भूटान। दोस्तों भूटान की बात करूँ तो भूटान का राजधानी है थिम्पू। भूटान की मुद्रा है गुलट्रम, याद रखना। और भूटान का राष्ट्रीय खेल है तीरंदाजी। ये कई बार एग्जाम में आता है, भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तीरंदाजी। भूटान की राजभाषा भी पूछी गई एग्जाम में, जोंगखा। भूटान की राजभाषा क्या है? जोंगखा भूटान की राजभाषा है, आप याद रखना, इंपॉर्टेंट है। दोस्तों क्या आपको पता है कि भूटान का नाम ड्रिकयुल भी है? ड्रिकयुल किसे कहा जाता है? भूटान का नाम ड्रिकयुल भी है, आप याद रखना, इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो आपसे पूछा गया था पश्चिम बंगाल की सीमा किसके साथ शेयर नहीं होती? पाकिस्तान के साथ शेयर नहीं होती है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता है, ये आप याद रखना। और कलकत्ता को भारत का डायमंड हार्बर कहा जाता है। कभी क्वेश्चन आए कि भारत का डायमंड हार्बर किसे कहा गया है, तो कलकत्ता को भारत का डायमंड हार्बर कहा गया है, आप याद रखना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। दिल्ली के लिए लड़ाई को वर्ष में कब लड़ा गया था? अच्छा, दिल्ली के लिए लड़ाई को, तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? देखो, दिल्ली की गद्दी पर कब्जे के लिए दिल्ली के तत्कालीन सुल्तान इब्राहिम लोदी और मुगल वंश के जो बाबर था, 21 अप्रैल 1526 को इनके बीच युद्ध हुआ, पानीपत का युद्ध। अब पानीपत के युद्ध में क्या हुआ कि बाबर की सेना ने इब्राहिम लोदी की सेना को पराजित कर दिया। इब्राहिम लोदी की सेना पराजित हो गई। अब इब्राहिम लोदी की सेना पराजित हो गई तो दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया और भारत में 1526 में एक नए मतलब वंश की स्थापना हुई जिसका नाम था मुगल वंश। और मुगल वंश जो था ये दिल्ली सल्तनत के बाद भारत में इसने राज किया था, तो ये आप याद रखिएगा। और पानीपत के प्रथम युद्ध में ही भारत में सबसे पहली बार तोप खाने का प्रयोग किया गया था, आर्टिलरी लेके आया था बाबर, ये आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। 1526 पानीपत का प्रथम युद्ध। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था, तो पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में हुआ था, अकबर और हेमू के बीच में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन संख्या 18। क्वेश्चन संख्या 18 क्या कहता है? बाजीराव द्वितीय सन 1796 से 1818 किस वंश का शासक था? दोस्तों बाजीराव द्वितीय जो था ये कौन से वंश का शासक था, हमें बताना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बाजीराव मराठा थे, मराठा पेशवा होते थे, तो ये पेशवा वंश के संस्थापक थे। ऑप्शन मतलब पेशवा वंश का था, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। ठीक है, वह राघवा का पुत्र और अंतिम पेशवा था, ये भी आप याद रखना। अंग्रेजों की सहायता से ये पेशवा बने थे, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य है। ठीक है, हरियंक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार था, ये आप याद। नंद वंश का संस्थापक अनानंद था, ये आप याद रखिएगा। बार कोड स्किनर का आविष्कार कब हुआ था? दोस्तों बार कोड स्किनर का आविष्कार जो किया गया था ये सन 1974 में किया गया था। किसने किया था? तो जवाब होगा आपका अमेरिका के ट्रॉय ओहियो में स्थित मतलब इसका आविष्कार हुआ था, ये आप याद रखना। देखो ये ध्यान रखना, बार कोड स्कैनर है, लेकिन अगर सिंपली क्वेश्चन आए कि बार कोड किसने बनाया? दोस्तों बार कोड 1951 में बनाया था नॉर्मन वुडलैंड ने। बार कोड नॉर्मन वुडलैंड ने बनाया और बार कोड स्कैनर 1974 में अमेरिका में बनाया गया था। ठीक है, याद रखना इसके बारे में। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रकाश का अलग अलग रंगों में विभाजित होना क्या कहलाता है? दोस्तों प्रकाश जो है ये अपने घटक रंगों में विभाजित हो जाता है, मतलब 7 रंगों का स्पेक्ट्रम बन जाता है। इसको क्या बोलेंगे? देखो जब सूर्य का प्रकाश आप प्रिज्म से गुजारें, ये प्रिज्म है, और यहाँ से आप सूर्य का प्रकाश डालें तो ये 7 रंगों में बट जाएगा इस तरह से। तो इसको हम क्या बोलेंगे? तो हम इसको बोलेंगे कि ये प्रसार होता है। ऑप्शन सी, मतलब प्रकाश का प्रसार होता है, आप याद रखना, इंपॉर्टेंट है। दोस्तों क्या आपको पता है कि प्रकाश की निर्वात में चाल कितनी होती है? 3 गुणा 10 की पावर 5 किलोमीटर पर सेकंड। 3 गुणा 10 की पावर 5 किलोमीटर पर सेकंड। अगर किलोमीटर में नहीं है तो 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड होता है, ये आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है भौतिक मात्रा रेडियोधर्मी की इकाई क्या होती है? दोस्तों रेडियोधर्मी की इकाई क्या है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आपको याद होता है, रेडियोधर्मी की इकाई बैकुरल होती है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, बैकुरल, याद रखना, इसके बारे में इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर।
भारतीय संसद के संसद भवन को क्या कहा जाता है? दोस्तों भारतीय संसद का संसद भवन क्या कहलाता है? सिंपल से क्वेश्चन है, संसद भवन ही कहलाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, क्या आपको पता है कि संविधान के कौन से आर्टिकल में संसद के बारे में उल्लेख है? तो आप याद रखना आर्टिकल 79। आर्टिकल 79 में संसद शब्द का उल्लेख है। इसमें कहा गया कि भारत की संसद के 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो हमारी संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है, याद रखना। और संसद को लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है। कभी क्वेश्चन आए कि लोकतंत्र का मंदिर किसे कहा गया? तो संसद को। तो भारत का संसद भवन तो संसद भवन है। चलो एक क्वेश्चन पूछता हूँ, वेस्ट मिनिस्टर पैलेस, ध्यान से लिख लेना इसको साइड में। वेस्ट मिनिस्टर पैलेस किस देश की संसद का भवन है? वेस्ट मिनिस्टर पैलेस ये किस देश की संसद भवन को कहा जाता है? कमेंट में लिख के बताइएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48A पर्यावरण का संरक्षण और सुधार एवं वन और वन्य जीवन की सुरक्षा से संबंधित है। यह किसके अंतर्गत आता है? दोस्तों सिंपल क्वेश्चन है आपका कि अनुच्छेद 48A में जो हम पर्यावरण संरक्षण की बात करते हैं, जो हम वन के संरक्षण की बात करते हैं, ये किसके अंतर्गत आता है? देखो आपने पढ़ा था कि आर्टिकल 36 से 51 में डीपीएसपी का उल्लेख है। डीपीएसपी मतलब राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत। तो 48 भी तो इसी के बीच में आ गया, तो हम कह सकते हैं कि ये राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। पार्ट 4 में डीपीएसपी का उल्लेख है। हमने आयरलैंड से इनको लिया है और इनका मुख्य उद्देश्य है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, वेलफेयर ऑफ द स्टेट की कामना से ये पूर्ण होते हैं और ये हमें सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी भी उपलब्ध कराते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको यहाँ बता दूं, यहाँ पे लिखा गया है वन। अगर आपसे पूछा जाए वन किस सूची का विषय है, तो वन जो है संविधान के अनुसार समवर्ती सूची का विषय है। आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक है, अभी आपने पर्यावरण दिवस पढ़ा था, 5 जून को मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है। संविधान दिवस कब होता है? 26 नवंबर को संविधान दिवस होता है। भारत का संविधान का निर्माता किसे को माना गया? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को संविधान का निर्माता माना जाता है। और भारत का संविधान किसने लिखा था अपने हाथ से? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन 24 क्या कहता है, इंदिरा गांधी ए लाइफ इन नेचर पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों इंदिरा गांधी ए लाइफ इन नेचर पुस्तक के लेखक हैं आपके रमेश जयराम रमेश। ये कांग्रेस के नेता हैं, आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। वैसे इंदिरा गांधी के बारे में आपको बता दूं, ये भारत की पहली प्रधानमंत्री थी जो राज्यसभा से पीएम बनी थी। तो कभी क्वेश्चन आए कि भारत में राज्यसभा से पीएम बनने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? इंदिरा गांधी। और इनकी आत्मकथा का नाम है माई ट्रुथ। इंदिरा गांधी की आत्मकथा का नाम है माई ट्रुथ। इनको आयरन लेडी कहा जाता है और इंदिरा गांधी पहली भारतीय महिला थी जिसे भारत रत्न दिया गया था। याद रखिएगा, इनके नाम पर इंदिरा पॉइंट भी है अंडमान निकोबार में। चलिए अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है आपका 25, सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष में चुने गए थे? दोस्तों हरिपुरा सेशन जो हुआ था ये 1938 में हुआ था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। और हरिपुरा सेशन में उसके बाद ये 1939 में जो त्रिपुरी सेशन हुआ था, त्रिपुरी सेशन में भी अध्यक्ष बने और त्रिपुरी सेशन में इन्होंने हराया था पट्टाभी सीतारमैया को। और पट्टाभी सीतारमैया जो थे ये गांधी जी के नॉमिनी थे। ठीक है, अब जब पट्टाभी सीतारमैया को हराया तो गांधी जी को बुरा लगा। तो गांधी जी के साथ इनके मतभेद बढ़ने लगे। उसके कारण फिर क्या हुआ कि इन्होंने अप्रैल 1939 में कांग्रेस के पद से इस्तीफा दे दिया। और इस्तीफा जब दिया इन्होंने 1939 में, तो उस दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष बने राजेंद्र प्रसाद को टेम्परेरी मतलब अध्यक्ष बनाया गया था कुछ समय के लिए। और अपना इस्तीफा देने के बाद इन्होंने 1 मई 1939 को एक नई पार्टी बना दी, फॉरवर्ड ब्लॉक। तो फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी किसने बनाई थी? जवाब होगा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी बनाई गई थी। ठीक है दोस्तों, तो ये आप याद रखिएगा। मैं आपको सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में 2-3 चीज़ें और बता दूं, जैसे आपसे कभी पूछे दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा का नाम क्या है? एन इंडियन स्ट्रगल। ये सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा का नाम है, एन इंडियन स्ट्रगल। अच्छा, सुभाष चंद्र बोस जी का जन्मदिन कब होता है? 23 जनवरी को। किस रूप में मनाते हैं? पराक्रम दिवस के रूप में। तो पराक्रम डे हम 23 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं भारत में, और ये सुभाष चंद्र बोस जी का जन्मदिन होता है। ठीक है,
एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, देखो सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पे अंडमान निकोबार का एक द्वीप है रोस द्वीप। तो कभी क्वेश्चन आए कि रोस द्वीप कहाँ पर है आपका, तो अंडमान निकोबार में रोस द्वीप है और ये सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा गया है अंडमान निकोबार। और सुभाष चंद्र बोस के नाम पर खेल संस्थान भी है, सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान, ये पटियाला में है, आप याद रखना इम्पोर्टेंट है। और सुभाष चंद्र बोस के नाम पर कलकत्ता का जो हवाई अड्डा उसका नाम भी है, तो ये आप याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, सुभाष चंद्र बोस का जन्म उड़ीसा में हुआ था, कटक में। सुभाष चंद्र बोस का जन्म उड़ीसा में हुआ था, कटक में। इन्होंने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, जय हिंद का नारा इन्होंने दिया था, दिल्ली चलो का नारा इन्होंने दिया था। तो ये बहुत भारत के मतलब महान क्रांतिकारी थे, ठीक है, सेना नायक के रूप में इनको जाना जाता है। और इनकी मृत्यु ना एक प्लेन दुर्घटना में हुई थी फार्मोसा द्वीप पर, ये आप याद रखना, ताइवान के पास एक द्वीप है फार्मोसा द्वीप, वहाँ पर इनकी मृत्यु हुई थी। तो दोस्तों ये था आज का छोटा सा मॉक टेस्ट। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा ये मॉक टेस्ट सीरीज़ कैसी आपको लग रही है। और साइंस का जो मॉक टेस्ट मैंने अपलोड किया था, आप वहाँ से जाके उनका अभ्यास कर सकते हैं। और भी कोई मॉक टेस्ट आप जो चाहते हैं मुझसे आप कमेंट में लिख के बता सकते हैं। कोई क्वेरी हो आपका, कोई क्वेश्चन हो, तो बेझिझक आप कमेंट में अपना क्वेश्चन लिखें और मैं आपके आंसर करूँगा। तो चलिए मिलता हूँ आपको अगले मॉक टेस्ट के साथ में, अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ जी के पॉइंट।